हेलो फ्रेंड्स, तो हम SK 1 to 17 से MCQs पढ़ रहे थे पेपर फर्स्ट से। तो 40 तक हमने पढ़ लिए थे, आज 41 से पढ़ेंगे। कॉमन बिटवीन स्केलेटल एंड स्मूथ मसल, दोनों में कॉमन क्या होता है? इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर कैल्शियम बिफोर कंट्रैक्शन, क्योंकि कंट्रैक्शन हमेशा कैल्शियम करवाता है। इस वजह से स्केलेटल मसल हो चाहे स्मूथ मसल हो, दोनों में बिफोर कंट्रैक्शन क्या होगा? इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज होगा, जो फिर कंट्रैक्शन करवाएगा। लाइडिक सेल्स क्या होता है? इसमें हैव हाई लेवल्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या था? लिपिड सिंथेसिस, स्टीराइड सिंथेसिस। अब जो लाइडिक सेल होता है उसका फंक्शन होता है स्टीराइड हार्मोन्स बनाना। तो स्टीराइड हार्मोन्स लाइडिक सेल्स के अंदर कौन से ऑर्गेनलीज में बनेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना। इस वजह से, क्योंकि लाइडिक सेल्स का फंक्शन ही स्टीराइड हार्मोन्स बनाना है, तो इसमें कौन सा ऑर्गेनलीज ज़्यादा होगा? वही ऑर्गेनलीज जिसने स्टीराइड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो वो कौन सा ऑर्गेनली है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसका फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। स्टीराइड भी लिपिड है, वो भी यही प्रोड्यूस करवाता है। तो ये हमेशा याद रखें, जिस टिश्यू का या जिस सेल का जो फंक्शन होता है उसमें वही ऑर्गेनली मैक्सिमम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कार्डिक या लिवर सेल्स हैं, उनमें फिर माइटोकॉन्ड्रिया मैक्सिमम है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करवाना होता है, क्योंकि उनका फंक्शन बहुत ज़्यादा है, एक्टिविटी ना। तो ATP की रिक्वायरमेंट उनको ज़्यादा होती है, इस वजह से उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। और जिन सेल्स ने ज़्यादा एंजाइम्स प्रोड्यूस करने होते हैं ना, उनमें पर राइबोसोम्स ज़्यादा होते हैं, और गोल्गी एपरेटस उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने एंजाइम्स प्रोड्यूस करने होते हैं, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, जैसे कि ग्लैंड्स है ना। तो स्ट्रक्चर्स दैट पासिस थ्रू पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम, तो ये थोड़ा सा केरोटा है, ये रट लें। नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी, प्लाज्मिनोजेन। अब देखें, इंटरफेरोन और अमीनोग्लोबुलिन्स ये दोनों क्या होते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी का पार्ट हैं। और लेकिन जो प्लाज्मिनोजेन है ये हमारे पास थ्रोम्बोलाइसिस करवाता है। ये प्रोड्यूस लिवर में होता है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म है। जेन जिसके आखिर में GEN हो, इसका मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म है। तो ये कन्वर्ट जब होगा एक्टिव फॉर्म में, तो क्या होगा? प्लाज्मिन। प्लाज्मिन फिर क्या करेगा? जो क्लाट बना हुआ पड़ा होगा, उस क्लाट में जो फाइब्रिन क्लाट्स होते हैं ना, उन फाइब्रिन्स की ये ब्रेक डाउन करेगा। तो प्लाज्मिन क्या करता है? फाइब्रिनोलाइसिस, फाइब्रिन की ब्रेक डाउन, या थ्रोम्बोलाइसिस, थ्रोम्बस की ब्रेक डाउन करवाता है। तो ये नेचुरल इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है। सेप्टिक शॉक इज काज्ड बाय, अच्छा ये भी दिया हुआ नहीं, ये गलत है। इसमें आएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमनली सेप्टिक शॉक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया काज करते हैं, क्योंकि इनमें एंडोटॉक्सिन होता है, वो काज करवाता है सेप्टिक शॉक। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी काज करते हैं, लेकिन ज़्यादा मोस्ट कॉमनली कौन काज करता है? ग्राम नेगेटिव। तो ये शायद इरटा होगा। माइलोपेरोक्सीडेज इज प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल्स। माइलोपेरोक्सीडेज एक एंजाइम है जो कि न्यूट्रोफिल्स में होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि जो क्लोराइड और वाटर को मिला के हाइपोक्लोराइड बनाएगा, HOCl बनाएगा, और वो HOCl क्या करेगा? जर्म्स को किल करेगा। ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाइज टेम्पोरालिस, जो डीप टेम्पोरल नर्व है, वो एक ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की, जो कि टेम्पोरालिस मसल को इनर्वेट करता है। परफेक्ट रेट इज सेंसाइज्ड बाय एंडोथेलियल सेल्स। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो लिवर में बनते हैं, सिवाय एंडोथेलियल सेल्स के। वो बनता है, सिवाय फैक्टर 8 के, जो कि एंडोथेलियल सेल्स में बनता है। इसके अलावा वॉन विली ब्राउन फैक्टर, वो भी बनता कहाँ पे? एंडोथेलियल सेल्स में। देखें, ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट फैक्टर 8 एंड वॉन विली ब्राउन फैक्टर आर सेंसिटाइज्ड इन लिवर। ठीक है, मतलब सिवाय इन दोनों के, फैक्टर 8 और वॉन विली ब्राउन फैक्टर के अलावा तमाम फैक्टर्स कहाँ पे बनते हैं? लिवर में। और ये दोनों कहाँ पे बनते हैं? ये एंडोथेलियल सेल्स में। लेकिन वॉन विली ब्राउन फैक्टर क्या है? वो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर फैक्टर 8 है। तो इस वजह से इसमें हमारे पास फैक्टर 8 कहाँ बन रहा है? एंडोथेलियल सेल्स में। स्पाइनल कार्ड इन नियोनेट्स एंड्स एट L3 के ऊपर। और जो हमारे पास एडल्ट्स हैं उनमें लोअर बॉर्डर ऑफ L1। चाइल्ड विद लूज स्किन विद ब्रूजेबिलिटी एंड डिफेक्ट इन प्रोकोलाजिन 3। प्रोकोलाजिन 3 में जो डिफेक्ट होता था वो किस में होता था? एलर्स डेनल सिंड्रोम में। व्हाट कैन बी मोस्ट स्ट्राइकिंग कॉम्प्लिकेशन? तो एलर डेनल सिंड्रोम का मोस्ट स्ट्राइकिंग कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? रप्चर ऑफ लार्ज वेसल्स। लार्ज वेसल्स की अगर रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से हेमोरेज होगा, शॉक हो सकता है। तो ये एलर्स डेनल सिंड्रोम में होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हेपेटोसेलुलर, क्यों होता है रप्चर ऑफ लार्ज वेसल? क्योंकि वेसल के अंदर भी कोलाजन होता है, नॉर्मल वेसल्स के अंदर कोलाजन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब डिफेक्टिव प्रो कोलाजन होगा ना, कोलाजन डिफेक्टिव होगा, तो लार्ज वेसल्स वीक होंगे, फ्रेगाइल होंगे, तो वो रप्चर हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इन डेवलपिंग वर्ल्ड,
हेपेटाइटिस बी प्लस हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी का मतलब है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं ना। एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस बी जो कि 6 मंथ के अंदर खुद ब खुद रिजॉल्व करता है। 90 to 95% ऑफ द केसेस में वही होता है, लेकिन वो जो 5 to 10% है उनमें वो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में कन्वर्ट होता है। अगर क्रोनिक में कन्वर्ट हो गया तो वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी काज कर सकता है, सिरोसिस भी। और हेपेटाइटिस सी तो होता ही क्रोनिक है। हाउस शेप लेक्यूनाई कॉन्टेन ऑस्टियोक्लास्ट। हाउस शेप लेक्यूनाई किसमें होते हैं? बोन्स के अंदर होते हैं, ठीक है। एक तरह से समझे खड्डे होते हैं, आप समझे, तो उसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट सेल पड़े होते हैं। दिस इज नॉट HLA एसोसिएटेड डिजीज। इनमें और जितने भी हैं वो माइस्थेनिया, ग्रेव्स डिजीज, टाइप 1 और रूमेटॉइड, ये सारे HLA एसोसिएटेड डिजीज हैं, सिवाय किसके? सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के। विच स्ट्रक्चर पासेज इन फ्रंट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी? फ्रेनिक नर्व, ये उस दिन भी हमने पढ़ा था। पी से पल्मोनरी, पी से फ्रेनिक, तो पल्मोनरी आर्टरी के सामने से क्या? फ्रेनिक नर्व पास होता है। चाहे राइट पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे लेफ्ट हो, दोनों के सामने से क्या पास होता है? फ्रेनिक नर्व पास होता है। हार्ट इज मोस्ट ससेप्टेबल टू फिब्रिलेशन। हार्ट में मोस्ट ससेप्टेबल फिब्रिलेशन किस टाइम होते हैं? नियर द एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल। टोबैको स्मोकिंग अफेक्ट्स ऑर्गेनोजेनेसिस ड्यूरिंग। टोबैको स्मोकिंग जो है ऑर्गन फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किन वीक्स में? 3 to 8 वीक्स में, क्योंकि 3 से लेकर 8 वीक्स में क्या बन रहे होते हैं? ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। आफ्टर 12 वीक्स जो है वैसे भी ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, तो इतना अफेक्ट नहीं करता। 1 to 3 वीक्स में अभी तक ऑर्गन्स नहीं होते, तो उनमें इतना अफेक्ट नहीं कर रहा। 3 to 8 वीक्स में ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो उस वक्त टोबैको स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, तो वो अफेक्ट करते हैं ऑर्गन फॉर्मेशन को। विच स्ट्रक्चर इज एम्बेडेड इन टेम्पोरल लोब? टेम्पोरल लोब में कौन सा स्ट्रक्चर एम्बेडेड होता है? इंसुला। अल्फा 2 एगोनिस्ट इज यूज्ड इन ICU फॉर सिडेशन। सिडेशन के लिए क्या? डेक्समेडिटोमिडीन। ये क्या है? अल्फा 2 एगोनिस्ट है। अल्फा 2 एगोनिस्ट का काम क्या था? ये मैंने आपको पढ़ाया था कि ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर होते हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर। ये फॉर एग्जांपल पहला न्यूरॉन है, इसको हम कह रहे हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। ये अगला न्यूरॉन है, इसको हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये साइनैप्स है ना, साइनैप्स से पहले वाला न्यूरॉन मतलब प्री मीन्स पहले, साइनेप्टिक मीन्स साइनैप्स से पहले न्यूरॉन जो है, इसके ऊपर यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं क्या? अल्फा 2 रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या है? अल्फा 2 है। अब क्या होता है जब अल्फा 2 रिसेप्टर के ऊपर, वैसे अल्फा 2 रिसेप्टर के ऊपर क्या? एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड होता है। अब एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन जब यहाँ बाइंड होगा ना, तो इसको इनहिबिट करेगा, इस न्यूरॉन को। इस न्यूरॉन को जब इनहिबिट करेगा तो इस न्यूरॉन से मजीद न्यूरोट्रांसमीटर नहीं निकलेगा। लेकिन ये कब अल्फा 2 रिसेप्टर कब एक्टिवेट होता है? ये नॉर्मली यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर जब आते हैं तो यहाँ साइनैप्स में आते हैं, साइनैप्स में वो अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। अगर ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके अटैच होगा अल्फा 2 के ऊपर। मेनली जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, जो कि एड्रेनलिन या नॉरएपिनेफ्रिन जो रिलीज़ करते हैं जो न्यूरॉन्स है ना, तो उनके ऊपर यहाँ पर उनका जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके ऊपर अल्फा 2 रिसेप्टर होता है। तो वो फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन यहाँ रिलीज़ हो रहा है ना, नॉरएपिनेफ्रिन मेनली, नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ रिलीज़ हो रहा है तो यहाँ पे अपना एक्शन कर रहा है। लेकिन अगर एक्सेसिव नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा तो वो एक्सेसिव नॉरएपिनेफ्रिन जाके बाइंड होगा अल्फा 2 के ऊपर। फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है ना, तो अल्फा 2 के ऊपर जब नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड हो गया तो ये अंदर इस न्यूरॉन के अंदर सिग्नल भेजेगा, इस न्यूरॉन को कहेगा कि मज़ीद नॉरएपिनेफ्रिन ना बनाओ, क्योंकि पहले से एक्सेसिव रिलीज़ हो चुका है नॉरएपिनेफ्रिन। तो इस तरह से ये स्टॉप कर देता है नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को। तो जो पेन वाले हमारे पास फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स, उनके वो भी एड्रेनर्जिक होते हैं मोस्टली। तो नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है, अगले न्यूरॉन को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन जब ये एक्टिवेट करेगा अगले न्यूरॉन को तो पेन हमारे पास, हमें पेन होगा। लेकिन वही नॉरएपिनेफ्रिन अगर यहाँ पे आके बाइंड होगा ना तो एक्सेसिव पेन को स्टॉप करेगा। तो अब क्या है, हम लोग ड्यूरिंग जो सर्जरी होता है हम क्या देते हैं? डेक्समेटोमिडाइन। वो यहाँ पे बाइंड होगा अल्फा 2 के ऊपर और नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को स्टॉप करेगा। अगला न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं होगा तो पेन नहीं होगा। पेन को इनहिबिट करता है ना, सिडेशन भी काज करता है। यूरेट्रिक बड इज फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट का पार्ट होता है। उसके बाद है इंट्राक्रेनियल एंड एक्स्ट्राक्रेनियल वेंस आर जॉइंड बाय। इंट्रा और एक्स्ट्राक्रेनियल वेंस को कौन जॉइन करता है? मिस्ट्री वेंस। ये पहले भी हमने पढ़ा है, स्काल्प के अंदर होते हैं ना। 30 ईयर ओल्ड मल्टी स्काल्प के नीचे, बल्कि इंट्रा और एक्स्ट्राक्रेनियल को जो है ये कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, स्काल्प में और स्काल्प के अंदर होते हैं। 30 ईयर ओल्ड मल्टी ग्रेविडा सफ़र मिसकैरेज एट गेस्टेशन ऑफ 12 वीक्स, मतलब 3 मंथ्स के ऊपर। व्हाट शुड बी डन फर्स्ट? क्या करेंगे? यूट्राइन एवैक्यूएशन करेंगे। उसके बाद है इन लॉन्ग बोन्स फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन व्हाट इज फॉर्म्ड। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या बनेगा? एपिफाइसिस बनाता है, ठीक है। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर एपिफाइसिस बनाता है। एपिफाइसिस क्या होता है? एंड्स ऑफ द बोन, एंड ऑफ जो बोन होते हैं ना उनको हम एपिफाइसिस कहते हैं।
और जो शेफ्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटाफाइसिस। अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ डायाफाइसिस इसको कहते हैं शेफ्ट को। अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ सेरिब्रल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन, ये बार बार रिपीट हो रहा है, 50 to 150 ml है। अपर जो है 150 है, लोअर क्या है 50 है। सेंसेशन इन पेरिफेरी के अंदर सेंसेशन जो होते हैं डिपेंडिंग ऑन मॉड्यूलिटी, सम पास वाइल अदर्स एंड अदर बाईपास। मतलब ये पूछना ये चाह रहा है कि एक न्यूरॉन से कितने मॉड्यूलिटीज, एक न्यूरॉन से जो है एक टाइम पे एक मॉड्यूलिटी पास होता है, ठीक है। मेसेंट्रिक फेशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम सुपरफिशियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। जो डीप सर्वाइकल फेशिया है उसका एक लेयर होता है सुपरफिशियल, जो कि मेसेंट्रिक फेशिया बनाता है और वो कवर कर रहा होता है मेसेटर मसल को, जो कि मसल ऑफ मेस्टिकेशन है। गैंग्लियन फाउंड एट T7 वर्टेब्री के ऊपर, थोरेको सर्वाइकल गैंग्लियन होता है T7 के ऊपर। T7 तो 7 भी समझें, सी से आ रहा है, वैसे एस से होता है तो सी से याद रखें, और सर्वाइकल भी सी से आ रहा है, तो थोरेको टी से थोरेको और 7 से आप याद रखें सर्वाइकल, इस तरह, ठीक है। क्योंकि जेनिकुलेट गैंग्लियन आपको पता है किस में होता है, एयर के अंदर, और टेरिगोपेलाटाइन किस में होता है, फेस के पास, ये ज़ाइगोमेटिक बोन के बिहाइंड यहाँ पे होता है। पेलाटाइन गैंग्लियन कहाँ पे होता है, बल्कि ये स्कल के अंदर होता है, ठीक है। तो थोरिको सर्वाइकल गैंग्लियन T7 वर्टेब्री जो होता है, थोरेसिक वर्टेब्री 7 उसके लेवल पे होता है। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एड्रोफोनियम क्या होता है, नोजिया काज करेगा। उसके बाद है डैमेज टू फर्स्ट लंबर वर्टेब्री विल लीड टू कोनस मेडुलारी सिंड्रोम। अब मैंने आपको बताया था कि एडल्ट्स के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्पाइनल कार्ड जो होता है वो L1 वर्टिब्री के लोअर एंड के ऊपर ख़त्म हो जाता है। तो L1 वर्टिब्री जब हमारे पास डैमेज करेगा, जब डैमेज होगा तो वो उसके नीचे होता है स्पाइनल कार्ड का एंड, जिसको हम कहते हैं कोनस मेडुलारिस, जो कि टेपर्ड एंड होता है। वो कोनस मेडुलारिस डैमेज होगा तो उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स जो प्रोड्यूस होंगे उसको हम नाम देंगे कोनस मेडुलारिस सिंड्रोम। नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड एट पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक। हाँ, अब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है कहाँ पे, पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक के ऊपर भी, क्योंकि मोस्टली जो प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक होते हैं, प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक के ऊपर क्या रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, तो ये हमारे पास आगे जो सेल होगा ना, इसको, ये अगला जो नर्व है, अब यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के नर्व पड़े होंगे ये न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ हैं, इस तरह के कई न्यूरॉन के सेल बॉडीज़, इनको हम नाम दे रहे होते हैं क्या, गैंग्लिया। और इनके फाइबर्स को, ये जो एक्सान्स होते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स। और ये जो पहला न्यूरॉन है इसको हम नाम क्या देते हैं, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। तो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन ज़्यादातर क्या होते हैं, कोलिनर्जिक होते हैं, मतलब एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते हैं। और एसिटाइल कोलिन कहाँ पे, गैंग्लियन के अंदर जाके रिलीज़ होगा, उनके सेल बॉडी के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो एसिटाइल कोलिन के होते हैं, तो वहाँ पर ये जाके बाइंड होगा। फिर क्या है, ये अगला जो न्यूरॉन है ये जब जाके एंड होगा ना, तो ये पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स है ना, ये फिर क्या रिलीज़ करेंगे अगर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, तो उसमें ये वाला न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन भी एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करेगा। लेकिन अगर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन क्या रिलीज़ करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन। तो वो यही पूछ रहे हैं ना कि नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है कहाँ पे, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन के एंड पे, प्री गैंग्लियनिक में नहीं होता है, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियनिक भी कौन से, सिम्पैथेटिक। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन, ये कहाँ पे होता है, टॉन्सिल्स में होता है। ग्लूकोकार्टिकाइड्स, ये क्या करते हैं, डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। ग्लूकोकार्टिकाइड से याद रखें कि ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को इंक्रीज़ करते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं। किस तरह से, उनको सेल के अंदर एंटर होने से प्रिवेंट करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो इस वजह से, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहोगे ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर हाइपरग्लाइसीमिया होता है। इस वजह से स्टीरॉयड हार्मोन अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, डायबिटीज़ भी हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे कुशिंग सिंड्रोम में होता है या कुशिंग सिंड्रोम में। एक्सोप्थाल्मोस, ठीक है, OS है, इज ड्यू टू इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग अमीनोग्लोबुलिन। एक्सोप्थाल्मोस किस में होता है, ग्रेव्स डिजीज़ में। ग्रेव्स डिजीज़ में एक अमीनोग्लोबुलिन होता है जिसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग अमीनोग्लोबुलिन। ये किसकी तरह फंक्शन करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिसेप्टर होगा थायराइड ग्लैंड के अंदर है ना, उसके ऊपर अब क्या, ये वाला अमीनोग्लोबुलिन जाके बाइंड होगा, और ये ज़्यादा मिकदार में होता है तो ये इसको कंटिन्यूसली एक्टिवेट करता रहता है थायराइड ग्लैंड को, कि थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करते रहो। तो एक्सोप्थाल्मोस भी यही प्रोड्यूस करवा रहा होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग अमीनोग्लोबुलिन।
इन थायरोटॉक्सिकोसिस इंक्रीज थायरोक्सिन होता है, थायरोटॉक्सिकोसिस मीन्स इंक्रीज थायरोक्सिन। व्हाट मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैपन है, कौन सा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैपन होगा? देखें थायरोटॉक्सिकोसिस में बेजल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, बीएमआर को मेंटेन करा था थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन। तो जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा तो बीएमआर इंक्रीज होगा, बीएमआर का मतलब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है, और ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करवाने के लिए क्या है, न्यू ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। कहाँ से? फैटी एसिड से। उसको हम नाम देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब नया ग्लूकोज बनना फ्रॉम दी अमीनो एसिड या फिर फैटी एसिड, मेनली फैटी एसिड से बनता है। तो क्या है, एक तो ये देखें थायराइड हार्मोन क्या करता है, एक तो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन क्या है, ग्लूकोज को जो है सेल के अंदर एंटर होने से प्रिवेंट कर रहा है। तो अब सेल्स को लगेगा कि हमारे पास ग्लूकोज नहीं है और हमने मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करना है, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो फिर क्या होगा, लिवर क्या करेगा, नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाएगा फ्रॉम द लिपिड्स या फैटी एसिड से। पाइका डैमेज ब्लड सप्लाई ऑफ विच पार्ट विल बी अफेक्टेड? पाइका डैमेज है ब्लड सप्लाई किस पार्ट का? पाइका पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सेरिबेलर, ठीक है, BELLAR है, सेरिब्रल नहीं है, RAL नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये डार्सोलेटरल पार्ट ऑफ मेडुला को सप्लाई कर रहा होता है। तो ये जब डैमेज होगा तो डार्सोलेटरल पार्ट ऑफ मेडुला डैमेज होगा। उसके बाद है रिगार्डिंग सिग्माइड कोलोन, सिग्माइड कोलोन जो लास्ट पार्ट है कोलोन का, वो उसके बारे में क्या है, इज इन फ्रंट ऑफ पेल्विक ब्रिम। जो पेल्विस का ब्रिम होता है, जिसको पेल्विक ब्रिम कहते हैं, उसके सामने ये होता है और स्टार्ट भी वहीं पे होता है, बिगिन एट पेल्विक ब्रिम। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन, अगर सिर्फ ये ऑप्शन आ जाए इन फ्रंट ऑफ पेल्विक ब्रिम, ये भी ठीक है, या फिर ये आया होगा बिगिन एट पेल्विक ब्रिम, तो वो भी ठीक है। लेफ्ट रीनल वेन इज इन फ्रंट ऑफ, ये एओर्टा के सामने होता है रीनल वेन, स्पेशली लेफ्ट। विच हार्मोन एक्ट्स वाया साइक्लिक एएमपी मैकेनिज्म, ये यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लिक एएमपी। तो साइक्लिक एएमपी CAMP मैकेनिज्म के थ्रू कौन सा हार्मोन एक्ट कर रहा होता है? ग्लूकेगान, क्योंकि ये GS स्टिमुलेटरी, जो भी रिसेप्टर G स्टिमुलेटरी होते हैं ना, ये सेल है, सेल्स के ऊपर जो बाहर सरफेस रिसेप्टर होते थे, उनमें एक रिसेप्टर होता था, उसको हम क्या कहते थे, वो इस तरह से होता था, ये फॉर एग्जांपल 7 पास था ना, इस तरह से 7 बार पास हो रहा था। तो ये जो रिसेप्टर था इसको हम कह रहे थे 7 पास रिसेप्टर, या सरपंटाइन रिसेप्टर भी कह रहे थे। सरपंटाइन मीन्स लाइक, सरपंटाइन का मतलब है सांप की तरह, ठीक है, सरपंट सांप को कहते हैं, तो ये सांप की तरह है या नहीं, तो सरपंटाइन रिसेप्टर भी इसको कहते हैं। और इसको साथ में कह रहे थे जी कपल्ड रिसेप्टर। जी कपल्ड रिसेप्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो इनर इंट्रासेलुलर पार्ट है वहाँ पर एक प्रोटीन अटैच हुआ होता है, उसको कहते हैं जी प्रोटीन। उसके फिर 3 पार्ट्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है, अल्फ़ा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। तो ये जो हमारे पास जी प्रोटीन है ना, इस जी प्रोटीन की वजह से हम इस रिसेप्टर को नाम दे रहे हैं जी कपल्ड रिसेप्टर्स, या 7 पास रिसेप्टर, या सरपंटाइन रिसेप्टर। ये फिर 3 तरह के होते थे। अगर ये जो जी प्रोटीन होता है, अगर ये होगा GS, जी स्टिमुलेटरी होगा, तो हम कहेंगे ये जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन है। या फिर हमारे पास जी इनहिबिटरी भी होता है, या GQ भी होता है। तो जो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स जितने भी हैं, जी स्टिमुलेटरी कपल्ड, GS कपल्ड रिसेप्टर जितने भी हैं ना, मतलब वो 7 पास रिसेप्टर जिनके इनसाइड जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन अटैच होगा ना, तो वो जो रिसेप्टर होते हैं वो हमेशा आगे क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, वो आगे क्या करेंगे, एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। उस एंजाइम को नाम देते हैं एडिनिलाइल साइक्लेज। वो ATP की ब्रेक डाउन करेगा और ATP को कन्वर्ट करेगा किस में, साइक्लिक AMP में। तो जी स्टिमुलेटरी कपल रिसेप्टर सारे हमेशा क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, साइक्लिक AMP, जो कि सेकंड मैसेंजर होता है। वो फिर मजीद आगे प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा और प्रोटीन काइनेज फास्फोराइलेशन करेगा मुख्तलिफ प्रोटीन्स की। तो इस तरह से वो अपना इंट्रासेलुलर सिग्नल भेजते हैं और वहाँ पर इंट्रासेलुलर चेंजेस लाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स हैं, जी स्टिमुलेटरी कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, वो हमेशा क्या सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, साइक्लिक AMP। और जो जी इनहिबिटरी हैं वो क्या करेंगे, वो साइक्लिक AMP को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि एडिनिलाइल साइक्लेज को वो इनहिबिट कर रहे होते हैं। और GQ कपल्ड रिसेप्टर क्या कर रहे थे, वो फास्फोलाइपेज C एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं और फिर क्या करेगा, इनसाइड वो क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, फास्फाटिडाइल इनिसिटोल डाइफास्फेट प्लस डाइएसाइल ग्लाइसरॉल। तो ये आपने याद रखने, ये MCQ आ सकते हैं, फार्मा के ना। नीडल पार्सिंग मिड एक्सिलरी लाइन, अब ये फुल डिटेल से मैं उस तरह से आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपको जितना हमारा समझना चाहिए तो वो आपको समझ आ गई होगी, मैंने समझा दी। फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं डिटेल से, फिर मैं एक छोटा सा लेक्चर बना दूंगा इनके ऊपर। नीडल पार्सिंग मिड एक्सिलरी लाइन विल नॉट डैमेज
लेवेटर कोस्ट्रम को डैमेज नहीं करेगा नीडल, क्योंकि जब वो मिड एक्सिलरी लाइन से पास हो रहा होता है, मिड एक्सिलरी लाइन में ये 3 मसल होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इनरमोस्ट इंटरकोस्टल। तो उनसे वो पास होगा नीडल, लेकिन लेवेटर कोस्ट्रम वहाँ पे होता ही नहीं है। अबाउट सोमैट्स, सोमैट्स एम्ब्रियोलॉजिकल जब डेवलपमेंट हो रही होती है एम्ब्रियो की, तो उस दौरान बनते हैं नोटोकार्ड से, और दोनों साइड से, अराइजेस फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ नोटोकार्ड। और इन सोमैट्स ने फिर बनाना होता है, मसल्स बनाने होते हैं, और साथ में फिर क्या है, आगे बोन्स वगैरह भी बनते हैं। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज ड्यू टू, अब इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं। अब स्मूथ मसल जब कंट्रैक्ट होते हैं तो फिर क्या होगा, इंटेस्टाइन की मूवमेंट होगी। अब इसका आंसर हमारे पास फिर से वही है ना, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स हैं, ठीक है, ऑफ स्लो वेव बाय कैल्शियम, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेशन ऑफ स्लो वेव लिखा हुआ है। स्लो वेव्स होते हैं, स्लो वेव्स ऑफ कंट्रक्शन होते हैं ना इंटेस्टाइन के अंदर, वो किस वजह से हो रहे हैं, कैल्शियम की वजह से। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि स्केलेटल और स्मूथ मसल में जो सिमिलरिटी है वो क्या है, वो ये है कि उन दोनों में कंट्रक्शन से पहले सेल के अंदर इंट्रासेलुलर क्या होगा, कैल्शियम इंक्रीज होगा। तो इंटेस्टाइन में क्या है, स्मूथ मसल्स हैं, इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल में भी पहले कैल्शियम ज़्यादा होगा, और वो कैल्शियम फिर क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करेगा, क्या, स्लो वेव्स के। अच्छा, उसके बाद है सोडियम पोटाशियम पंप एक्ट बाय, पंप पोटाशियम अगेंस्ट ग्रेडियंट। अच्छा, एक बात याद रखें, जब भी पंप की बात आ जाए इसका मतलब एटीपी वहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। इसको सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप है इसका पूरा नाम। तो एटीपी यूटिलाइज हो रहा है मतलब एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है। एनर्जी कब यूटिलाइज होता है, जब आप लोअर कंसंट्रेशन से किसी चीज़ को हायर कंसंट्रेशन की तरफ अगर ले जाना चाहते हो। अगर हायर से लोअर की तरफ जो होता है वो खुद ब खुद वो नेचुरली होता है, जैसे डिफ्यूजन है ना, या ऑस्मोसिस है। लेकिन अगर लोअर से हायर की तरफ आपने ले जाना है तो फिर आपने एनर्जी यूटिलाइज करना है। एनर्जी यूटिलाइज किस फॉर्म में होता है सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर, एटीपी की फॉर्म में। और जो भी हमारे पास चैनल्स होते हैं जो कि एटीपी को यूटिलाइज करते हैं जो भी, तो उन चैनल्स को या उन प्रोटीन्स को हम नाम क्या दे रहे होते हैं, पंप। तो सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है, लोअर कंसनट्रेशन से हायर की तरफ पोटाशियम को भेजता है। मतलब क्या करेगा, लोअर से हायर की तरफ भेजेगा। मतलब पोटाशियम कहाँ पे, बाहर कम होता है, अंदर ज़्यादा होता है, तो बाहर से अंदर की तरफ पोटाशियम को सोडियम पोटाशियम पंप ले जाएगा, ठीक है, याद रखें। और सोडियम को ये बाहर ले जाएगा, ठीक है। सोडियम पोटाशियम पंप सोडियम को क्या कर रहा है, सोडियम को बाहर ले जाता है। देखें, ये इस तरह है ना, वो जो एक्शन पोटेंशियल वाला प्रोसेस हो रहा था, हमने कहा था एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, डिप्रेशन जब होती है ना तो सोडियम इनसाइड आता है। सोडियम जब इनसाइड आता है तो -90 था, पहले -70 तक जाएगा, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड, जो कि सोडियम चैनल्स के थ्रू हो रहा था। उसके बाद वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे तो -70 से पोटेंशियल चला जाएगा 0 तक या +10 तक। अब क्या है, सोडियम क्या हो गया, सारा सेल के अंदर आ गया। और फिर क्या होगा, फिर पोटाशियम चैनल ओपन होंगे। पोटाशियम चैनल जब ओपन होंगे तो पोटाशियम बाहर जाएगा, क्योंकि पोटाशियम अंदर ज़्यादा है ना, तो अंदर से बाहर जाएगा। जब अंदर से बाहर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज जब बाहर जा रहे तो क्या होगा, अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, वापस आ जाएगा किसकी तरफ, रिपोलेशन हो जाएगी, ठीक है, -90 तक आ जाएगा सेल का पोटेंशियल। अब क्या है, अब पोटाशियम क्या था, बाहर चला गया ना, पोटाशियम बाहर चला गया और सोडियम सारा क्या आ गया, अंदर आ गया ना। तो ये दोनों प्रोसेस हो गए। अब नॉर्मली इस तरह से नहीं होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि सोडियम को बाहर ज़्यादा होना चाहिए, पोटाशियम को अंदर। तो फिर क्या होगा, सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो क्या करेगा, इस सोडियम को, 3 सोडियम को बाहर भेजेगा, क्योंकि ये अंदर है ना, तो 3 सोडियम को बाहर भेजेगा सेल से बाहर, और 2 पोटाशियम को, पोटाशियम जो कि बाहर आए थे उन 2 पोटाशियम को ये अंदर भेजेगा। तो ये सोडियम पोटाशियम पंप करेगा ये काम। इस तरह से वो क्या करेगा, मेंटेन करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। अबाउट कॉर्नरी सर्कुलेशन विच इज़ ट्रू, आर्टरीज रन इन रिस्पेक्टिव आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुव के अंदर। विच ड्रग काजेज हाइपोग्लाइसीमिया मोस्ट रैपिडली, ग्लाइबिन क्लेमाइड। ये क्या है, एक सल्फोनाइल यूरिया है। सल्फोनाइल यूरिया क्या है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स को हम यूज़ कर रहे थे डायबिटीज़ में, नाम से जाहिर है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग मतलब ब्लड ग्लूकोज को कम करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, ये जो ग्लाइबिन क्लेमाइड है, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करता है ना, और इंसुलिन को रिलीज़ करवाता है। जो भी ड्रग इंसुलिन रिलीज़ करवाएगा वो फिर हाइपोग्लाइसीमिया का काज करवाएगा। तो ये सल्फोनाइल यूरिया सबसे ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करवाते हैं, इस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया काज करते हैं। तो ये आपने याद रखना है।
एम्ब्रियोलॉजिकल काउंटर पार्ट ऑफ मुलेरियन ट्यूबरकल। अब मुलेरियन ट्यूबरकल फीमेल में होता है, इसने बनाना होता है अपर पार्ट ऑफ, ये यूट्रस बनाता है और अपर थर्ड ऑफ द वजाइना वगैरह बनाता है। तो इसका हमारे पास अपोजिट मेल के अंदर क्या होता है, सेमिनल कॉलिकुलस, जिसने फिर बनाना होता है, ठीक है, सेमिनल वेजाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का कुछ हिस्सा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन। वाटर इंटॉक्सिकेशन का मतलब सब बहुत ज़्यादा पानी पीना। तो उसका हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर क्या है, पल्स को लो कर देता है, स्लो पल्स। प्रोटीन्स दैट स्केप इनटू टिश्यूज फ्रॉम ब्लड वेसल्स, तो वो क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब बाय लिम्फेटिक सिस्टम। हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम उनको वापस रीअब्जॉर्ब करता है। तो अगर रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा तो फिर क्या है, एडिमा हो जाएगा ना। प्रोटीन अगर चले गए टिश्यूज से, सेल से बाहर चले गए ना, तो सेल से बाहर चले गए तो फिर क्या है, वाटर उसको फॉलो करेगा, वाटर फॉलो करेगा तो वहाँ पे एडिमा होगा। इस वजह से थोड़े बहुत प्रोटीन्स जो जाते हैं ब्लड वेसल से बाहर टिश्यूज़ में, तो वहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है, वो लिम्फेटिक सिस्टम उसको वापस रीअब्जॉर्ब करेगा और वापस जाके उसको ब्लड के अंदर डाल देगा उन प्रोटीन्स को। थर्स्ट इज डिक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी एंड इंक्रीज्ड प्लाज्मा वॉल्यूम। नहीं सॉरी, जब प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी डिक्रीज़ होगा और प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज़ मतलब ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है। जब वाटर पहले से ज़्यादा है प्लाज्मा के अंदर तो मज़ीद हमें थर्स्ट नहीं होगा ना, थर्स्ट सेंटर इनहिबिट होगा ना, तो ये आपने याद रखना है। इंक्रीज सलाइवेशन बाय पैरासिम्पथेटिक सिस्टम इज एसोसिएटेड विद वैजोडाइलेशन ड्यू टू वीआईपी। वीआईपी क्या है, वैजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड है। वो क्या करता है, वो वैजोडाइलेशन को इंक्रीज करता है। कहाँ पे, जो जेटी के मसल्स हैं, स्मूथ मसल के अंदर ब्लड वेसल हैं, उनको वैजोडाइलेट करेगा। मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट लॉस, जो हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट लॉस क्या है, क्यूटेनियस वैजो कंस्ट्रक्शन। टू प्रिवेंट लॉस नहीं है, टू प्रिवेंट हीट लॉस है पूरा। हाँ, हीट लॉस, हीट मैंने नहीं देखा। तो मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट हीट लॉस, हीट लॉस को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, हीट लॉस को हम कब प्रिवेंट करना चाहते हैं, सर्दियों में। सर्दियों में बाहर मौसम बहुत ठंडा है और अगर हमारा हीट लॉस होता रहे तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम अब हीट लॉस को प्रिवेंट करना चाहते हैं ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इस वजह से स्किन के जो ब्लड वेसल होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो उनकी तरफ ब्लड सप्लाई कम होता है। जब ब्लड सप्लाई कम होता है तो वहाँ से हीट कम रिलीज होगा और बॉडी का हीट मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। पेशेंट विद टिक डुलोरिक्स ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया क्या है, एक कंडीशन है, बहुत पेनफुल कंडीशन है फेस के अंदर। फेस को जब आप जैसे टच करते हैं, हाथ लगाते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेन होता है, क्योंकि उसमें ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज हुआ पड़ा है ना। तो ट्राइजेमिनल ब्रांचेस 3 थे ना, वो तीनों ब्रांचेस, ऑप्थेल्मिक था, और क्या था, मैक्सिलरी था, मैंडिबुलर था। वो क्या है, सेंसेशन को कैरी कर रहे थे ना फेस से। तो वो तीनों नर्व्स हमारे पास क्या है, उनके ऊपर किसी भी एरिया के ऊपर आप टच करेंगे बहुत ज़्यादा पेन होगा, उसको टिक डोलोरिक्स भी कहते हैं। तो उसमें एनाल्जेसिया, कौन सा एनाल्जेसिया देते हैं, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के ऊपर, तो वो होता है टेरिगोपेलाटाइन फोसा के अंदर हम क्या है, एनाल्जेसिया दे सकते हैं। फिर क्या है, ट्राइजेमिनल एनाल्जेसिया हो जाएगा। रिगार्डिंग ब्रेन स्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन के बारे में क्या ठीक है, अनयूजुअल स्टिमुलस काजेज एरोजल है। अनयूजुअल स्टिमुलस अगर होगा तो वो रेटिकुलर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेगा। ब्रेन स्टेम का मतलब है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला के अंदर क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स है ना। तो वो हमारे पास एक नेटवर्क बना रहे होते हैं, तो वो हमारे पास उसको रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। वो रेटिकुलर फॉर्मेशन कब एक्टिवेट होगा, तब अनयूजुअल स्टिमुलस होगा। रात को रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्लीप में चला जाता है, और फिर जब ये स्लीप में चला जाता है तो हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में स्लीप में चला जाता है। अगर नॉर्मल स्टिमुलस कोई चल रहा होगा बाहर, ठीक है, नॉर्मल आवाज़ अगर हमेशा होती है बाहर, तो वो फिर क्या है, रेटिकुलर फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर कोई आवाज़ या कोई फायरिंग या कुछ इस तरह का अनयूजुअल स्टिमुलस जो होगा ना, वो फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकता है। उसको एक्टिवेट करेगा तो वो एक्टिवेट करेगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स और बंदा जाग जाएगा। फीमेल विद वीकनेस एंड लेथार्जी विद आरबीसीज 5.5 है डायमीटर एंड वेरी थिन रेड लाइन ऑफ आरबीसीज है इन द पेरिफेरल स्मीयर है। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रेमिक एनीमिया है इसको, क्योंकि थिन लाइन है आरबीसी का ना। अच्छा, पैथेडीन इज़ प्रेफर्ड और मार्फिन। अब ये भी एक ओपियाइड है, मार्फिन भी ओपियाइड है, लेकिन मार्फिन ज़्यादा साइड इफेक्ट और एडिक्टिव ज़्यादा है, तो ये लेस एडिक्टिव है पैथेडीन ना, इस वजह से प्रेफर करते हैं इसको। अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, ये इनहिबिट करता है ट्रिप्सिन को। ट्रिप्सिन कहाँ से रिलीज हो रहा था, पेंक्रियाज से, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म था, और ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में। तो उसका ट्रिप्सिन का काम फिर क्या था, प्रोटीन्स की डाइजेशन करा रहा था। हाईएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन द वॉल ऑफ स्टमक इज व्हेन, तो हाईएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है स्टमक के वाल में, वो होता है जब HCl इज नॉट सिक्रेटेड एंड गैस्ट्रिक मुकोजा इज इंटैक्ट है, ठीक है।
उसके बाद है जिंक इज़ इम्पॉर्टेंट इन फॉलोइंग। जिंक इम्पॉर्टेंट है किसके अंदर? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एक एंजाइम है, इसका फंक्शन क्या है? कार्बोनिक एसिड बनाना और कार्बोनिक एसिड की ब्रेक डाउन करवाना। कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो बनता है ना, सेल्स के अंदर बन रहा था, कल भी हमने पढ़ा था ना। H2OCO किडनी के अंदर भी बन रहा होता है, नेफ्रॉन में। H2OCO2 जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब ये H2CO3 क्या है? ये इसको वापस यही एंजाइम ब्रेक डाउन भी करेगा, तो हाइड्रोजन आयन में प्लस बाइकार्बोनेट आयन में इसको कन्वर्ट करेगा CHO3-1। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जिंक की। जिंक के बगैर जिंक क्या है यहाँ पर? कोफैक्टर के तौर पर काम करता है, तो वही उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए जिंक इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह ये पेपर हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ अगर समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।